ओके, शैल वी स्टार्ट? बिफोर स्टार्टिंग आई वांट कि एक बार अपना जो टारगेट है गाइस वो फटाफट से लिख दो। टारगेट भूलना नहीं है, अपनी जो पढ़ाई है, बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, एकदम तोड़ अभी से ही एकदम जान लगा के पढ़ाई करो। एट द एंड एग्जाम के दिनों में कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, एग्जाम के दिनों में कुछ नहीं होता, ठीक है। इफ़ यू विल थिंक कि भाई हम 2 महीने बाद में या 2 महीने बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे, आप सबसे ज़्यादा लेट हो जाओगे, ठीक है। बिकॉज बाकी बच्चे का ऐसा हो जाएगा कि दे विल बी फिनिशिंग टॉप 50% पोर्शन, उनको पूरा मुंह में याद होगा, आप समझ रहे हो। 50% पोर्शन तो अपना भी 2 महीने बाद में हो जाएगा और पूरा लर्न हो जाएगा अपने अपन को, टेस्ट दे दे के तो पूरे ऐसे तोड़ बन जाएंगे। तो समझ रहे हो गाइस, अभी से ही स्टार्ट करना है। फटाफट से अपने आप का एक बार टारगेट रिकॉल करो। आउट ऑफ चाहिए, एवरीवन आउट ऑफ चाहिए, और बोलो बोलो, उसके लिए एक्शंस लो तो मिलेंगे, सारी चीजें होगी, ठीक है। चलो अच्छा, मुझे एक बात बता दो, ये आपको दिख रहा है, ये नोट्स आपको ऐसे देखे देखे लग रहे हैं या फिर कुछ कहीं एकदम बाहर से कहीं से आ गया ऐसा कुछ लग रहा है? देखे देखे लग रहे हैं? हाँ जी, देखो ये सारी चीजें याद आ रही है कि ये यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, किसकी यूटिलिटी होती है, तो गुड्स और सर्विसेज की यूटिलिटी होती है। फटाफट से क्विकली सारी चीज़ें रिकॉल करनी है आज तो, ठीक है, बिकॉज अब ज़्यादा बचा ही नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट बचा है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने में, तो क्यों बीच में आ रहा है। चलो हाँ, बताओ मुझे यूटिलिटी क्या होती है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ठीक है, या फिर इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, अपने तरफ आए तो वापस उनकी तरफ फेंक देने का। ओके, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में वी हैव टेकन योर एग्जांपल कि भाई ये देखो वांट सेटिस्फाइंग पावर यूटिलिटी है, लेकिन इस पॉइंट पे बच्चा कंफ्यूज हो गया था कि मैडम मतलब सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, ना ना ना, जो यूटिलिटी है वो प्री कंजम्पशन है। देखो मैं ये खाऊंगी, मैं बर्गर खाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी, टैको खाऊंगी, व्हाटएवर जो भी आपका मैकडीज में अलग अलग वेराइटीज वगैरह, आपको ये सारी चीजें खाने की इच्छा है, और खाने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा? सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। फीचर्स क्या है यूटिलिटी के गाइस? यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? 3 कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है, बोलो जरा। रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है रे भाई यूटिलिटी। मेरा चार्जर, मेरे मोबाइल की बैटरी अभी लो है तो मेरे लिए मोबाइल की यूटिलिटी अभी इस मोमेंट पे ज्यादा रहेगी। पर्सन टू पर्सन चेंज है, ठीक है, आपके लिए नहीं रहेगी बिकॉज आपका मोबाइल का बैटरी फुल है। ओके, उसके बाद में एक और कंसेप्ट था इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट देखे थे हमने, क्या क्या देखे थे? फटाफट से रिकॉल करेंगे। रिलेटिव, सब्जेक्टिव, इथिकली न्यूट्रल, और दूसरे 3 क्या थे? 3 कंसेप्ट थे तो 3 पॉइंट डिफर के थे। अरे गाइस मैं खुद नोट्स पे नहीं देख रही हूँ, थोड़ा सा याद करो। वो यूपीएस से याद आ रहा है क्या? यूपीएस, यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। अरे कंप्यूटर चलाने के लिए यूपीएस नेसेसरी होता है? यस और नो? बस ओके, यूजफुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। और 4 पॉइंट किसके थे? हम ही के थे। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एम से क्या है? वो एम से क्या है बोलो ना गाइस, नोट्स पे देख के तो बोलो फटाफट से। मल्टीपर्पज होती है आपकी यूटिलिटी। उसके बाद में आई से क्या? इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड होती है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है? बेसिस ऑफ डिमांड पे डिपेंड होता है। याद आ रहा है सारी चीजें? ओके, तो चलो जी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, एक बार क्विकली रिकैप भी कर ले क्या? आज जब शुरू किया ही है हमने रिवीजन। चलो रिलेटिव कंसेप्ट बोला तो सुबह के टाइम पे दूध पीना पसंद करोगे, मिल्क, या फिर दोपहर के 2 बजे? मतलब टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चीजें अलग होती है। यहाँ पे आपको ये विंटर कूलर का एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, है ना, ठंडियों के एग्जाम्पल। सब्जेक्टिव पर्सन में क्या याद आ रहा है आपको? देखो जरा, स्टेथोस्कोप या पानीपुरी या पिज्जा, ठीक है। डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों पर्सन? क्योंकि टेस्ट, हैबिट, फैशन, लाइक, डिसलाइक हर पर्सन की अलग अलग होती है जी। न्यूट्रल कंसेप्ट में क्या बोलोगे? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वो नहीं बताता, चुप है। चाकू से क्या करना चाहिए नहीं पता, वो जो बंदूक से क्या करना चाहिए, टेररिस्ट या फिर अपने इंडिया के लिए लड़ाई, वॉर पे जाना चाहिए, वो सब कुछ नहीं बताता। यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है। ये लिकर की यूटिलिटी तो है, यूटिलिटी किसको है? वो ड्रंकर्ड को तो है, ठीक है, बट उसका इससे कोई यूजफुलनेस नहीं है। समझ में आ रहा है? यूजफुलनेस, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ प्लेजर अलग है। गाइज इंजेक्शन लेने से बीमारी तो सही हो जाएगी, नो डाउट, बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन यार प्लेजर किधर से? कौन सा प्लेजर? कुछ भी। पढ़ाई करने से, फिर एक एग्जांपल लिया था हमने, मैडम पढ़ाई करेंगे टॉप आ जाएंगे, लेकिन मैम यार मजा नहीं आता। मतलब जो मजा मूवी देखने का है, ऐसे रिलैक्स बैठ के
रजाई के अंदर नींद लेने का वो मजा नहीं आता मैम, ठंडी का टाइम है। अरे ठीक है, लेकिन इससे करियर बनता है, ठीक है, तो इसका क्या है बोलो, यूटिलिटी तो है, बट व्हाट यू विल से, जो मैडम प्लेजर नहीं है, ठीक है चलो बोल लो यार, अगर ऐसा बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है बोलना है तो बोल लो, क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग अलग होता है, ये मैंने आपको बताया। हियर यहाँ पे वो सिर्फ अज्यूम कर रहा है, प्री कंजम्पशन, खाने के पहले वाला यूटिलिटी होगा और खाने के बाद वाला सेटिस्फैक्शन होगा, जो वो एक्चुअली रियलाइज कर रहा है पेट भर गया है, ठीक है। मम्मी बोलते ना पेट भर गया इसलिए नखरे कर रहा है, कई बार हम लोग ना हमारी मम्मी से टॉन्ट सुनते हैं, ये सर कि पेट भर गया इसलिए नखरे कर रही है और कुछ नहीं। तो ये वही वाला पॉइंट है। उसके बाद में वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इमेजिनरी है कि क्या बोलते हैं आप उसको, कार्डिनल मेजरमेंट जो है उसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पज है, गई इलेक्ट्रिसिटी बोलो, मिल्क से पनीर बन सकता है, श्रीखंड बन सकता है, खीर बन सकती है, सेवई वाली खीर बन सकती है, क्या क्या नहीं बन सकता है, ठीक है। मतलब वो मोर देन वन पर्सन की वांट, मतलब घर में जितने लोग हैं सबकी वांट सेटिस्फाई कर रहा है और मोर देन वन पर्पसेस के लिए यूज है, ठीक है, मल्टीपर्पज है। इंटेंसिटी ऑफ वांट में क्या बोलोगे, जितनी ज्यादा इंटेंस, अरे कितनी ज्यादा मतलब क्या, भूख लगी है, हाँ तो बोलो ना हंग्री पर्सन, लो ना वहां पे एग्जाम्पल हंग्री पर्सन का, ठीक है। जितना इंटेंस वांट है, जितना हंग्री है, उतना ज्यादा फूड की यूटिलिटी। और लास्ट पॉइंट इज योर बेसिस ऑफ डिमांड, मतलब बेसिस ऑफ डिमांड मतलब जो नोट्स है, ठीक है, जो नोट्स है वो कोई अनएजुकेटेड पर्सन को नोट्स की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जो एजुकेटेड है, ठीक है, उसको ऑब्वियसली नोट्स की यूटिलिटी है। जो सिक पर्सन है उसी को मेडिसिन की यूटिलिटी, अभी हम और आपको मेडिसिन की यूटिलिटी नहीं है, ये सर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स प्लेस करो, क्या करो प्लेस, यहाँ पे सर्विस दो टाइम पे टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन। मैडम हमको टाइम पे आके पढ़ा होता है कि हम लोग नॉलेज पोजेशन कर पाए, गई अपना ही एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन, पी से प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। चलो जी बढ़ो आगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से क्या था, ये पानीपुरी तो अगले 3-4 दिन पानीपुरी चली थी हमारी, बट यस यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम टोटल, अग्रीगेट यूटिलिटी, ठीक है, अग्रीगेट यूटिलिटी। और मार्जिनल में जाके क्या बोलोगे, मार्जिनल, एडिशनल भूलना नहीं है, या फिर एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ पे। उसके बाद में आपने रिलेशनशिप देखा था, टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या है, तो लास्ट में मैंने देखो ये डायग्राम बना के दिया था। टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और एमयू क्या होता है, वो तो सीधा नेगेटिव जाता है, इधर वाला याद आ रहा है। फिर बाद में टीयू कांस्टेंट हो गया ऊपर जाके, अरे डायग्राम याद करो ना यार, टीयू ऊपर जाके कांस्टेंट हो गया, जब ये कांस्टेंट हुआ तब ये 0 हो गया, फिर ये जब डिक्लाइन हुआ तब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब वो ऊपर वाला पॉइंट ऑफ शेटिटी, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ शेटिटी। याद है सारी चीजें, यस और नो, बोलो जी। अरे कहाँ हो सारे, हो ना, हाँ जी आप ही के लिए चालू है। डीएमयू क्या होता है, फिर लॉ ऑफ डीएमयू में हमने क्या क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डीएमयू में हमने ये पढ़ा था कि जो गॉसन जी हैं उन्होंने पहली बार उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्या किया था गाइस, ये जो लॉ है उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और लास्ट में प्रोपाउंड किसने किया है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने। कौन सी बुक में है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 89। मैडम आपने बोला था ये याद नहीं करना, मत करो, नीचे देख लो, नीचे भी वही है, मत करो, कौन बोलता है आपको याद करने के लिए। ये लो अब आ जाओ इधर, ठीक है। कौन, देखो फर्स्ट प्रपोज किसने किया था, गॉसन जी। आया, अभी लिखोगे ना यहाँ पे, फिर डिटेल में कौन बता रहा है, अल्फ्रेड मार्शल। मैडम डिटेल में लिखो आप यहाँ पे कि प्रोपाउंडेड बाय लिखो, और यहाँ पे लिखो प्रपोज बाय, आउट ऑफ चाहिए ना, तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा कौन सी बुक में यार, अल्फ्रेड मार्शल जी की हमारी एक ही किताब है, वो उसी में लिखते रहते हैं जो उनको लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। आपको बेसिक वाले चैप्टर में मैंने अच्छी तरह से तोड़ पढ़ाया था, ठीक है, लर्न करवा के दिया था। उसके बाद में डीएमयू यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता क्या है गाइस, आ जाओ अपने
अपने फेवरेट वाली डेफिनेशन में आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ में आ जाओ। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। कैसे बोलोगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बोलो, अरे स्क्रीन में देख के बोलो, लेकिन बोलो एवरीडे करवाने वाली हो, ताकि जब तक ये चैप्टर एंड होगा, ये डेफिनेशन तो मतलब तुम्हारा ऐसा होगा, भले एक आधा पॉइंट बोलोगे लेकिन ये डेफिनेशन तो नहीं बोलने दूंगी मैं आपको, बिकॉज ये टफ है ना गाइस। आपके साइड से भी एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके एफर्ट्स, एक टीचर के एफर्ट्स, एक बात समझो यार, टीचर्स की एफर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर बच्चा टॉप होता है ना, टीचर की एफर्ट मान लो 70% है, 80% है, तो जो रिमेनिंग 30% है, सिर्फ 70% में भी वो बच्चा खुद मेहनत कर रहा था। अगर टीचर यहाँ से पढ़ा रहा है तो बच्चा खुद बैक में खुद वो 70% की मेहनत किया उसने टीचर के साथ साथ। रिमेनिंग 30% उसको खुद ने ही करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको 100 के 200% दे रही हूँ मेरा, बट अगर आप लोग मेरे साथ साथ मेहनत नहीं करते हो तो इट्स अ वेस्ट, ठीक है। आपको मेरे साथ साथ करना है, साथ साथ लर्न करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी बच्चा लेट आ रहा है बेटा मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लो। वीडियो लेक्चर ऑफलाइन देखने वाले स्टूडेंट, अगर आप लोग लेट देख रहे हो, मैम नहीं समझ में आ रहा कौन सा पहले देखिए, मैडम एग्जाम में आप बता दो कौन सा, अरे बेटा मैसेज करो। लेक्चर लिया है आपने, प्रीति मैडम का प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है, तो आप उन्हें मैसेज करो, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगी, फ़ोन करेंगी वो आपको, बेटा ऐसे ऐसे पढ़ लो, पहले ये चैप्टर देख लो अगर आपके एग्जाम है तो, ठीक है। जो भी कुछ है एक टच में रहो आपके फैकल्टी से। ऑल राइट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ रहे थे हम लोग, क्या था? एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट विच बोलो क्या? पर्सन की कंज्यूमर, क्या लिखूं? भूल गए फाइनली, क्या लिखना है? पर्सन की कंज्यूमर। ऊपर वाले में तो था ना, याद आ रहा है? फिर यहां क्या लिखोगे? विच अ पर्सन डिराइव्स। समझ में आ रहा है? डेली रिवीजन कर लेते हैं तो कितने डीप लेवल पे जाके हम वो एक चीज़ को समझ के और लर्न करके लेते हैं। डेली रिवीजन होना चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट डेली चाहिए, तोड़, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, ठीक, कॉमा, किसकी बात करो तुम? एमयू की बात करो। क्या होता है एमयू? डिमिनिशेड होता है। हाँ तो लिखो उसके आगे का, कंटिन्यू करो। Diminishes with every increase in the stock of a thing that he already has, ठीक है guys, done everyone? अरे हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो वापस बोलो। Additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing, कॉमा, किसके बारे में बोल रहे हो? एमयू के बारे में। Diminishes with every increase in the stock of a thing that he already has, done, तोड़, ओके। इसी तरह से पढ़ोगे, ठीक है, इसी तरह से मस्त चिल्ला चिल्ला के पढ़ने का बहुत मजा आता है, जन्नत लगता है। और जब मार्क्स आते हैं ना उतने, फिर तो यार एनर्जी लेवल हाई होती है। गाइस अपने मार्क्स जरूर बताओगे, आपकी मैम आप पे इतने एफर्ट्स लेती है ना, प्लीज मार्क्स बताओगे, ठीक है। जो भी मार्क्स है, जितने मार्क्स है, जो भी एग्जाम में टेस्ट हो रही है, एंड मेक श्योर ऑनलाइन टेस्ट है आपके, जो भी फिलहाल कॉलेजेस की ऑनलाइन एग्जाम्स हो रही होगी, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से पेपर दोगे। 0 आए ना चलेगा, 50 में से 10 ही लाओ ना चलेगा, चीटिंग नहीं, ठीक है। अदरवाइज बोर्ड में बहुत दिक्कत होती है। ओके चलो यार, लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी एक्सप्लेन। अच्छा ये सारे पॉइंट्स वही है, ये डिक्टो है हमारा। किससे डिक्टो है? टीयू और एमयू वाला पूरा डिक्टो है। उसमें से एमयू की कहानी यहाँ पे लिख देना, वो हो जाएगा तुम्हारा डीएमयू, ठीक है। सेम शेड्यूल भी सेम है बेटा, देखो 10, 8, 4, 6, 2, 0, -2, ये वाला पार्ट भी हो गया था। ये डायग्राम भी सेम है, देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था कल अजम्पशन देखे थे। क्या क्या थे अजम्पशन? रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, और उसके बाद में बोलो ना जी, कार्डिनल मेजरमेंट, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविजिबिलिटी, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीजें की थी, ठीक है। उसके बाद में अब अजम्पशन का जस्ट अपोजिट आपकी मैम ने क्या बताया था? अजम्पशन का अपोजिट क्या होता है? गाइस क्या होता है? एक्सेप्शंस होता है कि क्रिटिसिज्म्स होता है? बोलो, कल ही तो किया है क्रिटिसिज्म, पक्का श्योर? अरे श्योर 100%? ओके डन, ठीक है जी। चलो तो रैशनैलिटी में क्या जाके बोलोगे? रैशनैलिटी देखो, हमने रैशनैलिटी में, होमोजेनिटी में, कंटिन्यूटी में, रीजनेबिलिटी में, और कहाँ पे, हाँ ये सारे पॉइंट्स हमें हम लोग जाके बोलेंगे कि भाई
अनरियलिस्टिक अजम्पशन लिए तुमने अजम्पशन लिए ना, ये सारे अल्फ्रेड मार्शल जी अजम्पशन लिए, अनरियलिस्टिक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब हम उनको, क्रिटिसिज्म में देखा था, ठीक है, यू वर करेक्ट। उसके बाद में हम बोलेंगे कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट बोलेंगे हम यहाँ पे, हाँ ये कॉन्स्टेंसी वाला पॉइंट, इसमें मनी की हम लोग बोलेंगे कि जो मनी है, ठीक है, मनी का जो वैल्यू है वो जो आपने लिया कि वो कांस्टेंट है वो गलत है। उसके बाद में जो डिविजिबिलिटी बोला, डिविजिबल गुड्स के लिए है, ठीक है, इनडिविजिबल गुड्स का क्या सर जी, इंडिविजुअल गुड्स का क्या, तो ये यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप गलत हो। सिंगल वांट सेटिस्फाई करता है, गाइस इलेक्ट्रिसिटी फैन लगाओ 10 लोगों की वांट सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट से भी हम लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे। गाइस याद आ रहा है ना, चलो पहले आपको क्रिटिसिज्म में लेके चलूँ, ये देखो ये सारे पॉइंट्स, अनरियलिस्टिक का कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और लास्ट में बोल देना सिंगल वांट। डन एवरीवन। और लास्ट में आप और हम, बस क्या था ये गाइस, आप और हम वाला एग्जाम्पल क्या था, अरे बोलो यारो, आप और हम वाला सॉल्यूशन क्या था, एक्सेप्शंस थे, डीएमयू के एक्सेप्शंस थे, ठीक है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, इसलिए इतना तोड़ करवा के दे रही हूँ। और इसलिए ये आपको मेरे साथ साथ लर्न होता है, आपको ऐसा लगता नहीं है, पूरा लर्न करते हो, बट हाँ उतनी शिद्दत, अगर उतने पेशेंस, उतने ईमानदारी से अगर लेक्चर्स देखोगे ना, तो मैं बोलूँगी आपको 100% मेरे साथ साथ लर्न हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा डेडिकेशन आपके साइड से भी चाहिए गाइस, ठीक है, आउट ऑफ लाना है, आपके एफर्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक। एक्चुअली डिसिप्लिन और सिंसियरिटी होती है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी इंसान आगे उसी से ही बढ़ता है। चलो एक्सेप्शंस, कौन कौन है एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शन, मैडम मतलब अरे लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है तुमको पता भी है क्या, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि तुम जितना खाओगे, जितना यूनिट्स एडिशनल लोगे, उतना उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कम 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 होती जाएगी, कम 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 कम, एक पॉइंट पे जीरो और उसके बाद नेगेटिव, मतलब उसके बाद डिसयूटिलिटी, मतलब डिससैटिस्फैक्शन, मतलब पूरा बाहर। याद आ रहा है सारा लॉ, ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे एडिक्शन थे, एक्सेप्शन क्या है, एडिक्शन, एडिक्शन कौन, ड्रंकर्ड, कहाँ गया रे ड्रंकर्ड, ये रहा ड्रंकर्ड, ये रहा हमारा ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड को क्या होता है, जितना ज़्यादा लिख कर पिएगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी, तो ये देखो ना यहाँ पे यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, दोनों बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया। डीएमयू में एक एरो ऊपर है और एक नीचे है, अगर, और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे दोनों ऊपर है, तो क्या हो गया, उसका एक्सेप्शन हो गया। पावर, जितना ज्यादा पावर उतनी यूटिलिटी ज्यादा, यस, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, यूटिलिटी होगी, उसकी लस्ट जो है और इच्छा पावर लेने की बढ़ती जाएगी। हॉबीज में क्या बोलोगे, जी देखो ना वो बंदा यहाँ पे कॉइन्स इतने सारे कलेक्ट करके क्या खुश बैठा है, ठीक है, जितने कॉइन्स, जितना उसके पास में स्टॉक रहेगा उतना ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन रहेगा। सेम चीज एरो, दोनों ऊपर है, डीएमयू में एक ऊपर एक नीचे है, ठीक है। माइजर, अरे देखो कैसे पैसे ले रहा है वो, गरीब, माइजर मतलब क्या होता है, गरीब इंसान, देखो उसके पास में कितने पैसे आ रहे, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा उसके पास में स्टॉक रहेगा मनी का, उतनी ज्यादा उसको मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी, और मनी की जो यूटिलिटी है वो कभी भी जीरो नहीं रहती है। जब भी मनी का स्टॉक इंक्रीज होता है तो यूटिलिटी बढ़ती ही है। अनिल अंबानी जी भी नहीं बोलेंगे कि मेरे को और पैसा नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। ये सुनो, आप खुद ही इमेजिन करो ना, क्या वो 10 रुपए की नोट को भी फाड़ सकते हैं क्या, बोल सकते क्या मेरे को नहीं चाहिए, ले 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 भाई, नहीं, वो तो और 10 बिजनेस आइडियाज ढूंढेंगे कि और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। यस और नो, है ना, यस, ओके, डन। सो हियर वी वर, इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली थी, क्रिटिसिज्म भी कर लिया था, और आज हम करने वाले हैं योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्निफिकेंस। मैडम इंपॉर्टेंट क्यों बोला, लास्ट टाइम ये जो चीज़ है ये डिलीट कर दिया था आपके पोर्शन से, ये एक आंसर जिसमें सिर्फ 4 पॉइंट है, पता नहीं डिलीट करके क्या मिल गया उनको, ये वाला पोर्शन डिलीट कर गया था, ये वाला आज पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज स्टूडेंट का नॉलेज अनटेस्टेड है ये पिछले 1 सालों से, ठीक है, तो आप खुद ब खुद समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। चलो जी आ जाओ, अरे जितना पढ़ा उतना समझ में आया, पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया गाइस हमने, कुछ 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में एक एक चीज रिवाइज की है, समझ में आया है सारी चीजें, यस और नो, यस एवरी वन ऑफ यू,
सिर्फ रेगुलरली लेक्चर्स करो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ो और राइटिंग प्रैक्टिस करो डेली 1 आंसर का। जो आंसर मैच करवा रही हूँ वही आंसर आपको लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। 2 बार लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में शिद्दत ईमानदारी के साथ भेजो, ठीक है। ओके मैम, नोट्स नहीं दिया है आपने, नोट्स नहीं है फिलहाल आपके पास में, लेक्चर पॉज करो और लिखो, फिर क्या नट जाएगा, समझ रहे हो, है ना। स्क्रीन पॉज करके रखिए, लो लिखो, ठीक है। वैसे मैंने ये वाले चैप्टर की नोट्स आपको दे दी है, बहाने मत देना, बस आई जस्ट वांटेड कि बहाने मत दो, ठीक है, सिर्फ करो। ओके चलो गाइस स्टार्ट करें क्या। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म के बावजूद भी कितने लोग ने क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल जी ने, सब आके बोलने लग गए अरे तुम्हारे में ये कमियां थी, अनरियलिस्टिक असम्पशन लिया, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी, इन स्पाइट मतलब उसके बाद भी, द लॉ ऑफ डीएमयू इज वेरी पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके इकोनॉमिक्स में। मेहनत की है, फल तो मिलेगा ही, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है, जो उसका यूज है वो यूनिवर्सली है, सारी चीजों में है, ठीक है। आप खुद भी ये लॉ खुद ब खुद ये कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। यस और नो, टेल मी। अरे हाँ ना, खुद भी रियल लाइफ में आप ये सारे लॉस प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो ना, ठीक है। चलो जी बढ़ते आगे। फर्स्ट पॉइंट है, द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। नीचे दिए हुए कौन सी लाइन है बेटा जी, फोकट की लाइन है, कोई दिमाग नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, लेकिन लिख कर आइयो। क्या लिख कर आना है आपको, क्या लिखना है, जो फॉलोइंग लाइन है, जो नीचे, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स है, इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। एफएल क्या दिखता है आपको बार बार नोट्स में, फोकट की लाइन, फोकट लाइन मतलब कोई दिमाग नहीं लगता, मतलब इससे ना आंसर्स बढ़ जाते हैं हमारे, ठीक है, और प्रेजेंटेशन भारी का होता है। चलो आ जाओ। सबसे पहली बात, किस किस को यूजफुल है, किस किस को इंपॉर्टेंस है उसका। अब मुझे बताओ कंज्यूमर को उसका यूजफुलनेस है या नहीं है। चलो यार आंसर्स छोड़ो, आप खुद बताओ मुझे किस किस को यूज है। चलो यू योरसेल्फ ट्राई द आंसर फर्स्ट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बता दो मुझे, लॉ ऑफ डीएमयू के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एक इंपॉर्टेंस है कि कंज्यूमर्स को भी यूजफुल है, प्रोड्यूसर को भी यूजफुल है, गवर्नमेंट को भी यूजफुल है। ये सर नो, सबको यूजफुल है ना, गवर्नमेंट को हेल्प होगा यस, प्रोड्यूसर्स को हेल्प होगा यस, प्रोड्यूसर वाला पॉइंट नहीं दिया यहाँ पे, पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक ही माना है उन्होंने, ठीक है। और बस आपको कितने, 2 ही पॉइंट याद आएंगे फिलहाल। चलो ठीक है, 2 ही पॉइंट से याद है, अब आ जाओ आगे, रीड आउट करते हैं एक के बाद, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। ये लॉ क्या करता है गाइस, ये लॉ अवेयरनेस क्रिएट करता है कंज्यूमर्स में। अवेयरनेस मतलब, अवेयरनेस मतलब बोलो, कंज्यूमर एक्टिव हो जाता है, अवेयर हो जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Therefore the consumer diversifies his limited resources। अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब अरे तुम्हारे पास में सिर्फ 2000 रुपए थे, एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या पार्थ, 2000 रुपए थे ना एग्जाम्पल में, 2000 रुपए से पार्थ गया था मस्त से लोनावला में घूमने के लिए, ठीक है, सिर्फ 2000 रुपए थे, 500 रुपए को उसने गाड़ी पे पेट्रोल भराया, फिर 500 रुपए पे उसने आई थिंक कुछ लंच वंच किया, उसके बाद में उसने 1500 रुपए दे दिया वो रिजॉर्ट में। इस तरह से उसने 2000 रुपए पूरे खर्चे कर दिए थे। याद आ रहा है, एग्जाम्पल सहित याद आ रहा होगा। टॉपिक 0, यस और नो गाइज, यस एवरी वन ऑफ यू, याद आ रहा है, ओके। तो देखो उसने क्या किया, कंज्यूमर ने अपनी जो इनकम है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, 2000 रुपए उसने डाइवर्सिफाई कर दिया, एक चीज में खर्चा नहीं किया, उसने 10 अलग अलग चीजों में खर्चा किया। डाइवर्सिफाई किया मतलब ये देखो यहाँ से एरो निकल रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से एरो निकल रहा है, मतलब डाइवर्सिफाई, फैला दिया, ठीक है। इन सच अ वे, इस तरह से उसने डाइवर्सिफाई किया दैट मार्जिनल यूटिलिटी एक्वायर्ड
फ्रॉम अ कमोडिटी इज एटलीस्ट इक्वल टू द प्राइस। मैम मतलब अरे अभी लॉजिक में मत जाओ, रुको रुको। तुमने क्या क्या किया था, कार पे पेट्रोल डलाया था, फिर तुमने क्या किया था, 1500 रुपये रिजॉर्ट 500 रुपये का पेट्रोल कर लिया था, ठीक है, लोनावला घूमने जाना था तो 1500 रुपये आपने ये किया था रिजॉर्ट में दे दिया था, और 500 रुपये आपने खाने पीने का किया था, बस बाकी तो कोई ऑप्शन बचे ही नहीं था आपके पास में। ये 3 में आपको पूरे 2000 रुपये खर्चे हो गए थे। तो आपने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया, लिमिटेड रिसोर्स, आपने उसी हिसाब से खर्चा किया क्योंकि आपको इससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको इस तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर मुझे दोगे तो मैं तो एक मस्त तरह से इकोनॉमिक्स की कोई बुक लेके आ जाऊंगी और मस्त जन्नत, ठीक है। तो मैं उस तरह से खर्चे करूंगी जिस तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। यस, आप उस तरह से करोगे, गर्ल्स अपनी तरह से करेगी, बॉयज अपने तरह से करेंगे, घूम फिर के करेंगे, इन सच अ वे दैट, अब ध्यान से देखो, इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी अक्वायर्ड, अरे गाइस जो तुमको यूटिलिटी मिली है, जो तुमको सेटिस्फैक्शन मिला है फ्रॉम अ कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस। आप कभी भी खर्चा करते हो तो आप हमेशा एक एटीट्यूड सोचते हो कि कितना रुपए मैं दे रहा हूं, मैं कितना रुपए दे रहा हूं। मैंने 500 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल भराया है, क्या मुझे 500 रुपए की यूटिलिटी मिली है? क्या 500 रुपए दिया, क्या मुझे 500 रुपए का पेट्रोल मिला है? क्या आपने क्या दिया, 500 रुपए का 500 की नोट दी और 500 रुपए का पेट्रोल। यस मैडम, दोनों सेम है। 1500 रुपए दिए हैं और 1500 रुपए का आपको वो बुकिंग मिल गया। 500 रुपीज का आपने डिनर के लिए दिया और आपको 500 रुपीज का खाना वगैरह मिल गया, लंच डिनर वॉटेवर, ठीक है। तो आपका जो गिव एंड टेक जो रिलेशन रहता है, मतलब आप उतना ही पैसा खर्चा करोगे जितने आपको यूटिलिटी मिलेगी। अरे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर। चलो ठीक है, ये अगर आपको समझा तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये वाला एग्जाम्पल देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये वड़ा पाव के लिए, एक वड़ा पाव खाना है, कितना रुपए पे करोगे गाइस? एक वड़ा पाव के लिए, सच में भूख लग रही है यार, शाम के समय तो ऐसे ऐसे पिक्चर्स दिखते हैं ना अपने इकोनॉमिक्स में। बोलो 10 रुपए, नॉर्मली 10 रुपए का एक वड़ा पाव होता है, उससे ज्यादा एक पीस वड़ा पाव के लिए कितना खर्चा करेंगे? 10 रुपए दिए हमने और हमने वड़ा पाव लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसके लिए 100 रुपए देना पसंद करोगे? क्या 100 रुपए में एक वड़ा पाव? अरे भाई रहने दे, मत दे, हम खुद घर में बना लेंगे। यस सर, नो, यही एटीट्यूड। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, 50 रुपए दोगे क्या? चलो ठीक है, और कम कर दिया, 50 रुपए दे दिया। 50 रुपए में तो खाओगे एक वड़ा पाव? मैम कुछ और खाना पसंद करेंगे हम। 50 रुपीज अगर मुझे एक वड़ा पाव का देना पड़ेगा तो ओके। क्यों बेटा? मैम उतनी यूटिलिटी नहीं मिलती ना हमको, उतने सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मतलब बहुत महंगा लग रहा है हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉस्टली है वो वड़ा पाव, उतना उसका वैल्यू नहीं है, उतनी उसकी औकात नहीं है जितना वो लोग चार्ज कर रहे हैं, उसकी प्राइस जितनी चार्ज कर रहे हैं। यस सर, नो, यही पॉइंट है। और क्या पॉइंट है, और क्या थॉट प्रोसेस आपके माइंड में? टेल मी गाइस। बर्गर खाएंगे, यस ऑब्वियसली बर्गर खाएंगे। क्यों वड़ा पाव खाएंगे? 50 रुपए देके मैकडी में जाके बर्गर खाएंगे ना, जंबो किंग में जाके बर्गर खाएंगे, बर्गर किंग में जाके बर्गर खाएंगे, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे पास में। तो आजा, वही चीजें लिखी है, सेम वही चीज लिखी है। आप उतना ही यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी अक्वायर्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज एटलीस्ट इक्वल टू द प्राइस। You will hesitate to pay ₹50 for a vada pav because you know that marginal utility of vada pav। अच्छा ये MU क्या है हर जगह? नोट में हर जगह मैंने MU लिखा है, मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एग्जाम में आपको अलाउड नहीं है, आपने प्रॉपरली लिखना शिद्दत से, ईमानदारी से, वरना बोलना मत मैडम पूरा लिख के आए थे, नोट्स की नोट पूरी छापी थी लेकिन नंबर क्यों नहीं मिले, ऐसा मत बोलना डियर, ठीक है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन वड़ा पाव इज नॉट वर्थ 50 रुपीज। हम हेजिटेट करेंगे, अरे गाइस उसकी इतनी औकात ही नहीं है, मतलब वो वड़ा पाव जो है, मतलब उसकी इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए। कुछ भी 100 रुपए मांगेगा, 100 रुपए देंगे क्या हम एक वड़ा पाव के लिए? बर्गर खाएंगे गाइस, पिज्जा खा लेंगे, पिज्जा मानिया खा लेंगे डोमिनोज का, ठीक है। डन, समझ में आया फर्स्ट वाला पॉइंट एवरीवन। कंज्यूमर्स को भी मार्जिनल यूटिलिटी यूज है, वो ये सोचेगा कि भाई मैं कितना दे रहा हूं, मेरे को कितना मिल रहा है, मैं कितना दे रहा हूं, मेरे को कितना मिल रहा है, उतना ही मैं करूंगा। समझ में आ रहा है? वो अपनी यूटिलिटी देखेगा, मार्जिनल यूटिलिटी देखेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ओके, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है।
मैडम गवर्नमेंट के लिए कैसे? गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए उनको मार्जिनल यूटिलिटी बहुत यूजफुल है। मैम कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, टैक्सेस वगैरह की कोई पॉलिसी बना रही है, ट्रेड पॉलिसी बना रही है कि भाई आप ऐसे व्यापार करो, आप ऐसे बिजनेसेस करो, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी बना रही है। मैम एग्जाम्पल ही बता दो, डोंट वरी, सारी चीजें दी है आपको। एग्जाम्पल है इसका, हायर द टैक्सेस आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिच पीपल because marginal utility is less for money and lower the taxes are collected from poor as the marginal money is utility is lower for money। इस तरह से दिया आपके नोट्स में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट आपसे क्या कलेक्ट कर रही है? टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट टैक्सेस की पॉलिसी बना रही है, ये टैक्सेस दिए, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह से टैक्सेस की पॉलिसी बनाती है, ठीक है। अरे आंख बंद करके मस्त तरह से इकोनॉमी को देख रही है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे, अच्छा तू बहुत रिच है क्या, तेरे से रुक, तेरी इनकम बड़ी, 10 लाख के ऊपर इनकम गई, चल टैक्स भर, 5 लाख के ऊपर इनकम गई, चल टैक्स भर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। अरे नॉर्मली आम लोगों को, नॉर्मल लोगों को 5 लाख तक की इनकम कमाना तो अलाउड होना चाहिए साल में। जैसा नो 5 लाख तक का टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट आपसे, 5 लाख की जैसी इनकम ऊपर गई फिर आपका टैक्स आता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की गवर्नमेंट ना टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है। मैडम फिर ये प्रोग्रेसिव वर्ड क्यों लिखा? प्रोग्रेसिव आगे के लिए टैक्स पॉलिसी। समझ में आ रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, आगे क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। अरे गाइस प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? तो गवर्नमेंट क्या टैक्स पॉलिसी बनाएगी? रिच से ज्यादा कलेक्ट करेगी टैक्स और पुअर से कम कलेक्ट करेगी, सिंपल। उसी तरह से ट्रेड पॉलिसी बनाएगी। मान लो आप कोई भी एक जो गुड्स है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, तो ले गवर्नमेंट ने लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी, अब कर गुड्स इंपोर्ट। चाइना के मोबाइल बहुत ज्यादा वापर रहे थे ना, बढ़ा दिया। समझ रहे हो? वो जो शराब की दुकान थी उसके बाद आगे बहुत लंबी लंबी लाइन थी, लो बढ़ा दिया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, 30% कर दिया, अब खरीदो। खरीदने वाले तो अभी भी खरीदते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाती है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा? तीनों एग्जांपल समझे? डन एवरी वन ऑफ यू? यस। लॉकडाउन के टाइम पे पिछले लास्ट ईयर हुआ था, बहुत लाइंस लगी थी, तो गवर्नमेंट ने ना टैक्स, उन्होंने बोला कि आपके घर तक होम डिलीवरी करके देंगे हम लिख कर की, चिंता ना करो, लेकिन टैक्स रेट बढ़ा दिए, रेट एकदम ऐसे डबल कर दिए थे, ठीक है, ताकि जिनके पास ज्यादा पैसा है ना उनसे ही वो ज्यादा वसूले। टैक्स रेट बढ़ा दिया तो 100 रुपए की, जो मान लो कोई 100 रुपए का कोई लिकर है, ठीक है, तो वो 100 रुपए का 200 रुपए में आएगा, तो गवर्नमेंट उस एक बॉटल पे, मान लो ये लिकर की बॉटल है, इस एक बॉटल पे गवर्नमेंट 100 रुपए चार्ज कर रही है, 100 रुपए उसके जेब में गया। गाइस समझ रहे हो? इस तरह से गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी फ्रेम करती है, इस तरह से गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी फ्रेम करती है। कौन सी? प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, और उसके साथ साथ प्राइसिंग पॉलिसी की कोई गुड्स है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, नहीं 200 कर, इसको 200 रुपए करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको डिस्करेज करना है। अरे रेट बढ़ा दिए तो लोग कम खरीदेंगे ना। यस, समझ में आया? ओके गाइस, से पॉइंट नंबर 2 डन। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं? शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, बेसिस है वो, बेस है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज का। अब अपना 11th स्टैंडर्ड का अगर आपको लेक्चर्स याद होंगे, 11th स्टैंडर्ड के अगर आप लोगों को लेक्चर्स याद होंगे, तो वहां पे मैंने आपको बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज बताया था। अब 11th बोलो मैडम हमने तो आपसे पढ़ाई नहीं की। बेटा जी आपने घर पे भी पढ़ाई नहीं की, आ जाओ चुपचाप, मैं बताती हूँ आपको पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज क्या होता है, चिंता ना करो। लॉ एक्सप्लेन करता, अभी टेक्स्ट बुक में बहुत छोटी सी लाइन है, डोंट वरी, मैंने एग्जाम्पल सारी चीजें कवर की, आपको 11th वाली बुक देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा पार्ट अच्छे से समझो, ठीक है। द लॉ एक्सप्लेन, लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डीएमयू। कौन सा लॉ की बात कर रहा है वो? डीएमयू एक्सप्लेन करता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज होते क्या, पहले ये समझ लो। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, और एक होता है डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ये 3 इसके पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज होते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूज है। वैल्यू इन यूज, कितनी वैल्यू यूज में है,
और कितनी वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ रही है। मतलब एक्सचेंज करने के टाइम पे बायर से, सेलर से बायर के पास में पैसा आ रहा है। मतलब देखो ये पेन मैं खरीद रही हूँ, ये सेलर से बायर के पास में आ रहा है, तो कितना वैल्यू मैंने इस पेन के लिए पे किया, एक्सचेंज किया। समझ में आ रहा है? एक्सचेंज किया ये पेन के लिए। डन, समझ में आया? बस ये कंसेप्ट अगर इतना सा पार्ट, ये 2 पार्ट माइंड में है तो बहुत सिंपल हो जाएगा अभी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? यस, तोड़ आ जाओ। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। मैडम अब ये क्या? अरे रुको, अभी आपको ये नहीं समझेगा, आप सिर्फ कोई जो मैंने बताया बस उतना समझा तो चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स में आ जाओ। हाई वैल्यू इन यूज क्या होता है? वैल्यू इन यूज मुझे एक बात बताओ, आज ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है ये बता दो। मैडम कितने लोगों की जान गई है? मतलब तुम उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना पैसा पे करते हो? मान लो मुझे भी एग्जैक्टली रेट नहीं पता, आप 1000 रुपए पे करते होंगे या फिर लोग 5000 रुपए, बट आपको मिल क्या रहा है उसके बदले में? जिंदगी मिल रही है, पूरी जिंदगी मिल रही है गाइस। वो 5000 रुपीज से इंसान बच रहा है। वैल्यू इन यूज ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम है। हाई वैल्यू इन यूज बट लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। समझ में आया क्या? अब आपने वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पेमेंट किया था, मैंने यहाँ पे लेस बोला, ठीक है, ये हो गया लेस का एग्जांपल। 5000 लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। अब 0 इन वैल्यू इन एक्सचेंज का एग्जांपल हो, जैसे एयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एयर लेने के लिए हमें कुछ वैल्यू पेमेंट नहीं करनी पड़ रही किसी को। वाटर लेने के लिए हमें कोई वैल्यू पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। सनशाइन फ्रीली अवेलेबल। समझ में आ रहा है? यस सर, नो? तो ये क्या हो गया? वैल्यू इन यूज हो गया। क्या क्या एग्जाम्पल थे इसमें आपके? एयर, वाटर, सनशाइन। सिंपल। समझ में आया? वैल्यू इन यूज समझ में आया क्या? ऊपर का आंसर बताती हूँ, पहले मुझे ये बता दो, वैल्यू इन यूज समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके। तो अब क्या बोलोगे? ये जो कमोडिटीज होती है, अब पूरा लाइन ध्यान से पढ़ो। कमोडिटीज लाइक एयर, वाटर, सनशाइन हैव हाई वैल्यू इन यूज। उनकी वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होता है, या तो वो 0 होता है। समझ में आया? या तो 5000 रुपए पेमेंट करोगे या 0 रुपीज पेमेंट करोगे। डन? समझ में आया? पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझ में आया? ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ, गोल्ड, डायमंड्स हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। गाइस एक बात बताओ, डायमंड, हमारी जो मम्मा या जो भी घर की जो भी लेडीज हैं वो डायमंड के पीछे रहती कि भाई मुझे डायमंड का ये दिला दे, मुझे 9 लाख दिला दे। ऐसा वो एक गाना था ना, मुझे 9 लाख दिला दे, है ना? तो ये सारे जो भी डायमंड्स के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये डायमंड्स का एक्सचेंज वैल्यू कितना है यार? एक डायमंड के लिए, ये एक डायमंड के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप 5 लाख रुपए देते हो, बट क्या सच में तुम उस 5 लाख रुपए डेली बेसिस पे यूज करते हो क्या? लोग ये सीधा जाके लॉकर में रख दोगे, अलमारी में रख देंगी मम्मी हमारी, बोले कि बेटा इसको रोज नहीं पहनना, खराब हो जाएगी। क्या मतलब आया? समझो, वैल्यू इन एक्सचेंज तो ज्यादा है, सामने वाले को पैसा तो ज्यादा दिया, एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा दिया, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत कम है। तो कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे? ऑन द अदर हैंड गोल्ड, डायमंड्स हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। पैसा देते के टाइम पे ज्यादा दे रहे हो, बट लेस या 0 वैल्यू इन यूज, यूज बहुत कम है या 0 यूज है। कई बार ऐसा होता है हम लोग सामान खरीद लेते हैं और लॉकर में ही पड़ा, हमने यूज भी नहीं किया, तो 0। और मान लो 5 लाख रुपए पे किया तो लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? लेस, 0, सारे वर्ड डिटेल्ड में समझ में आ रहे हैं आपको एवरीवन? बोलो यस, क्लियर हुआ एवरीवन? ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब कहाँ पे? अब ये वो बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ाई की थी 11th स्टैंडर्ड में। जिन्होंने नहीं पढ़ा डोंट वरी, मैंने आपको डिटेल में बताया बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 11th स्टैंडर्ड की बुक देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। द लॉ एक्सप्लेन्स पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज बाय शोइंग डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। सम कमोडिटीज, अभी कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनकी वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है,
कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। ऐसी कौन सी कमोडिटीज होती है गाइस जिसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा, बताओ मेरे को। हाई वैल्यू इन यूज, एयर, वाटर, सनशाइन। लेकिन कुछ वाइल सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, जैसे कि डायमंड वगैरह। ठीक है, डन, बस इतना सही दिया था। अब मैम इससे हमें इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? अरे बेटा जी बहुत सिंपल सा पार्ट है ना। आप पैसा खर्चा कर रहे हो ना अपने जेब से, आप सामने वाले को एक्सचेंज कर रहे हो, आप ये देखोगे कि मेरे को यूज कितना मिल रहा है और मैं इतना पट वैल्यू इन एक्सचेंज मेरा कितना है, दोनों को आप कंपेयर करोगे। यस और नो? वड़ा पाव के टाइम पे भी कंपेयर किया था ना, ठीक उसी तरह से वैल्यू इन यूज कितना है और एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, ये दोनों कंपेयर करोगे। समझ में आया? सिग्निफिकेंस, पहला वाला पॉइंट क्या था, फटाफट से रिकॉल करो। यूजफुल टू द कंज्यूमर्स, क्या यूजफुल है कंज्यूमर को? कंज्यूमर ये देखेगा कि भाई वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेगा ताकि उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको ज्यादा मिले। ठीक है, वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। डन, वो ही विल हेजिटेट टू पे 50 रुपीज फॉर अ वड़ा पाव। समझ में आ रहा है? बिकॉज उसको जो यूटिलिटी वो कम मिल रही है। यूजफुलनेस तो गवर्नमेंट में क्या बोलोगे, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करने के काम में आता है। कौन सी पॉलिसी गाइस? टैक्सेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसमें एग्जाम्पल लिखोगे। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, और कौन सी पॉलिसी बोलोगे आप यहाँ पे? प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, और थर्ड वाला पॉइंट है आपका बेसिस फॉर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज में क्या देखोगे कि भाई जो कुछ कमोडिटीज है जिसका हाई वैल्यू इन यूज है और कुछ कमोडिटीज का हाई वैल्यू इन एक्सचेंज है, तो हम लोग वहां पे इसका डिफरेंस देखेंगे, पैराडॉक्स देखेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे आपको पता है जब ये ऐसे अतरंगी वर्ड आता है ना एग्जाम में, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बच्चा हुआ कंफ्यूज। मैडम आउट ऑफ सिलेबस पूछा, अरे बेटा आपके सिलेबस से ही पूछा और एक पॉइंट उठा के पूछ दिया, आपने पढ़ा नहीं था ये आंसर और उतने डीपली नहीं पढ़ा था। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का डिफरेंस बिटवीन बताओ, फिर क्या लिखोगे? समझ रहे हो? पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। पेपर मेरी तरह टफ सेट करने वाला रहता हो तो कुछ भी पूछेगा, बिल्कुल। मैंने तो पूछना ही था, अगर ऐसा मतलब मुझे ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करने जो बच्चे को ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, मैडम पक्का आउट ऑफ सिलेबस है। समझ लो, इस तरह से पेपर्स आ सकते हैं। डन, चलो आ जाओ लास्ट वाला पॉइंट करते हैं। मतलब मैडम आप पक्का टेस्ट में देने, मैंने नहीं बोला मैं टेस्ट में देने वाली हूँ, ऐसा आप खुद से इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फोर्थ और लास्ट इसका सिग्निफिकेंस है, लास्ट इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ डीएमयू का। मैडम इतने अच्छे से, पहले तो एक बात समझ लो, इतने अच्छी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस होना इसलिए जरूरी है बिकॉज पॉइंट तभी याद होंगे जब ऊपर से को रिलेशन समझेगा। पहले वाले का को रिलेशन समझा कि कंज्यूमर को उसका सिग्निफिकेंस है, 50 रुपए का वड़ा पाव वो नहीं लेगा क्योंकि उसको यूटिलिटी नहीं मिलती 50 रुपए से। ठीक है, दूसरे वाला समझा कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करने के काम में आता। तीसरा वाला समझा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कितना वैल्यू इन यूज है, कितना वैल्यू इन एक्सचेंज है। समझ में आया? तो सिग्निफिकेंस लॉ ऑफ डीएमयू समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे कि लॉ ऑफ डीएमयू का आपकी रियल लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट वन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में पूछता है, एक इंडिविजुअल शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंफ्यूजिंग पार्ट। Basis of law of demand. The law of demand is based on the law of DMU. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, बेसिस है वो लॉ ऑफ डिमांड का। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है। मैडम इतना अच्छे से नहीं समझ रहा, सही सही बता दे रहे आपको। ओके ठीक है, अच्छा मैं हूँ ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? मैम हमें तो ये भी नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अरे लॉ ऑफ डिमांड अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना समझ के रखो, चैप्टर नंबर 3A में और डिटेल्ड हो जाएगा। अभी के लिए मुझे एक बात बताओ, जब प्राइसेस बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? आप डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे? मुझे सिर्फ इतना बता दो। क्या पूछा मैंने आपको क्वेश्चन? जब महंगा हो जाएगा सामान तब ज़्यादा खरीदोगे कि सस्ती में, जब सस्ता है तब खरीदोगे? टेल मी, जब सस्ता है तब खरीदोगे? यस और नो? कम है तो बस वही बोला है, जब प्राइसेस कम है। गाइज यही पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट अपने इकोनॉमिक्स में लॉजिक्स है, इसको ध्यान से कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना आपको, तो आपको आंसर एग्जाम में लिखने को भी आएगा, आपको सारी चीज़ें याद भी होगी, सब होगा।
ठीक है, भूलोगे भी नहीं। प्राइस जब बढ़ गई है तो डिमांड क्या होगी मैडम, कम। बस यही है बेटा आपका लॉ ऑफ डिमांड, यही है, ठीक है। और प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी मैम, हम सस्ती सस्ती चीजें खरीदेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक पे एक फ्री था, ये मम्माज अर्थ का बहुत चल रहा है अभी, पता है क्या, पता नहीं लोग क्यों खरीदेंगे ज्यादा, बट ये मम्माज अर्थ का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट दे दिया, एक पे एक फ्री दे दिया, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपका बेसिक में भी ये चैप्टर लिया था, अरे सेल सेल सेल, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, याद आ रहा है? बेसिक में भी हमने एक पार्ट डिटेल्ड में कवर किया, ठीक है, ओके। तो अगर कोई फ्रेश न्यू जो ज्वाइनी थे वो सोचोगे मैडम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा इकोनॉमिक, बेटा आपका बेसिक नहीं हुआ है ना, आप यहाँ से मेरे साथ साथ करो, आप जब वहाँ से करोगे तो आपको वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें समझेगी, चिंता ना करो। लेक्चर आप ही के पास में एक बार और देख लेना, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइसेस ज्यादा, जब प्राइसेस ज्यादा तो डिमांड कम, जब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है गाइस, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जब कोई चीज उसने कंज्यूमर ने ज्यादा खरीदी और कंज्यूम किया, मैंने पानीपुरी ज्यादा खरीदा, ठीक है, पिज्जा हमने ज्यादा खरीदा और कंज्यूम किया, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, कम 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 कम, है ना। ज्यादा परचेज किया तो क्या हो गई, यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, यस। अब इस पॉइंट पे एक एनालिसिस है, आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने ऑलरेडी मम्माज अर्थ के प्रोडक्ट खरीद लिए हैं गाइस, मैंने मम्माज अर्थ का ये जो है ना, ये उपटन का फेस वॉश, याद है हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिया था, उपटन फेस वॉश, ठीक है, अच्छा वह है, मस्त है, एक बार मैंने कभी तो यूज किया था। ये जो उपटन का जो फेस वॉश है ये हमने खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, अब जैसे ही आपके पास में एक और उपटन का फेस वॉश आएगा यूटिलिटी कम हो जाएगी, जैसे ही एक और खरीदा +1 खरीदा तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है आपका लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू ये बोलता है, यस और नो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लेकिन अगर सस्ते में मिला तब तो खरीद सकते हैं, अरे एक पे एक फ्री है, चलना यार अगले महीने खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर तो खरीद लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ही वुड बाय एडिशनल यूनिट ओनली एट अ लोअर प्राइस, सिर्फ और सिर्फ जब प्राइसेस कम रहेगी, जब कॉम्बो ऑफर्स रहेंगे, जब बाय 2 गेट 1 फ्री रहेगा, जब 3 लो 599 में, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑफर्स निकला है। इट्स मेनली टू मेक कंज्यूमर फील, ये सिर्फ आपके लिए है कि आप ऐसा फील करो कि आपको मोर यूटिलिटी मिल रही है बाय पेइंग द लेसर अमाउंट। अरे गाइज आप अगर ये खरीदोगे ना तो ये एक अकेला ही आई थिंक कुछ 399 का या 299 का आता, आई डेंट रिमेंबर एग्जैक्टली द रेट, ठीक है, मैंने खरीदा नहीं है कभी, ये एग्जैक्टली 399 या 299 मान लेता हम, ये 399 का। लेकिन आपको जब आप तीनों ये फेस वॉश, ये जो भी कुछ तीनों चीजें, फेस स्क्रब वगैरह जो भी है, तीनों खरीदोगे ना तो 599 में मिल जाएगा। अब तो खरीदना ही है गाइज, समझ में आ रहा है क्या। तो कई बार अब कंक्लूजन, आपको मैंने एग्जांपल समझा दिया, कंक्लूजन। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अरे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जब प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। देखो ना यहीं पे तो लिखा है, ये रहा ऊपर के 2 पॉइंट्स, ये ऊपर दिख रहे, ये था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, लॉ ऑफ डीएमयू, एक ही चीज अगर तुम्हारे पास में ज्यादा आ गई, 2-3 वही फेस वॉश आ गया, 2-3 फेस वॉश हो गए, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऑफर में है ना, कम प्राइस में है ना गाइस, यूटिलिटी बढ़ेगी ना वापस से, तभी तो गवर्नमेंट ये कंपनीज वाले डिस्काउंट निकालते हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो इट फॉर्म्स, लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म द बेसिस फॉर डिमांड। अभी समझ में आ रहा है, बेसिस है ये आपके लॉ ऑफ डिमांड का। अब आपको ये समझ में आता है कि क्योंकि उन्होंने प्राइस कम कर दी है, 599 में 3 चीजें दे रहे हैं, इसलिए डिमांड बढ़ गई है। वो बेसिस है डिमांड का। कंक्लूजन पे आपको सारी चीजें समझ गई, आई होप आपको कंक्लूजन पे थोड़ा सा ध्यान दो। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तीनों प्रोडक्ट, ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना गाइस, ये तीनों प्रोडक्ट 599 में दे दिया यार, 600 रुपए में दे दिया। मैंने एक खरीदा था 400 में,
और 200 रुपए और लेके 600 दे दिया, तो क्या हो गया, प्राइस कम हो गई। क्या हो गई, प्राइस कम हो गई। प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई। हाँ जी, डिमांड बढ़ गई तो इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डीएमयू बेसिस है लॉ ऑफ डिमांड का ही, क्योंकि वो लोग आपको फील करवा रहे हैं कि तुमको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है बाय पेइंग लेसर अमाउंट। डन। क्या फील करा रहे हैं वो आपको, आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है बाय पेइंग अ लेसर अमाउंट, ओनली 599 रुपीज। समझ में आ रहा है? इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो फटाफट से सारे पॉइंट रिकॉल करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या था, यूजफुलनेस है उसका कंज्यूमर को। क्यों क्यों कंज्यूमर को क्यों यूजफुलनेस है? क्योंकि वो ये देखेगा कि उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो डाइवर्सिफाई करेगा अपना, और उतना ही प्राइस एटलीस्ट इक्वल टू द प्राइस, जितनी उसको यूटिलिटी एक्वायर्ड हो रही है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। वड़ा पाव, जितना उसको वड़ा पाव तो यूटिलिटी मिल रही है उतना उसका प्राइस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वड़ा पाव का एग्जाम्पल था। मैम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा एग्जाम में आप लिख सकते हो, चिंता नहीं, ठीक है। बस शॉर्टकट्स मत लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम मैं आपको बोल रही हूँ शॉर्टकट्स, शॉर्ट फॉर्म जो है वो सब मत लिखना। यूजफुलनेस तो गवर्नमेंट को भी उसका बहुत ज्यादा यूजफुल है। गवर्नमेंट को क्या इसका यूजफुल है, वो टैक्सेस पॉलिसी बनाएगी, वो इस तरह से बनाएगी कि जो लोग लिखकर खरीद रहे थे ना महंगे दाम में भी, उनसे उन्होंने ज्यादा टैक्स रेट लिया है। समझ में आ रहा है? उससे उन्होंने टैक्स रेट ज्यादा लिया है। हायर टैक्सेस आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिच पीपल। अरे तुम्हारे पास में इतनी औकात है कि तुम 500 रुपए की बॉटल ले रहे हो, मतलब तुम ज्यादा का टैक्स भी पे कर सकते हो। वो बात अलग है कि तुमको उससे एडिक्शन है, दैट्स योर पॉइंट। गवर्नमेंट कभी भी प्रमोट नहीं करती इन चीजों को। समझ में आ रहा है? और थर्ड पॉइंट क्या है, बेसिस है वो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज का, मतलब वैल्यू इन यूज कितना है, वैल्यू इन एक्सचेंज कितना है वो देखेंगे, और मतलब कोई भी चीजें खरीदने के पहले, ठीक है। और बेसिस है वो लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ पे जब प्राइसेस 599 में हो गया, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 गेट 2 फ्री, इस तरह के कुछ ऑफर्स हो गए, इसका मतलब प्राइसेस कम हो गया, मतलब डिमांड ज्यादा हो गई। इसका मतलब हमने कंज्यूमर को फील कराया कि आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। DMU is the basis for law of demand. DMU is the basis for paradox of values. DMU का जो यूजफुलनेस है वो कंज्यूमर को है, गवर्नमेंट को है। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर एंड लर्न। एवरीवन लर्न हुआ मेरे साथ साथ बेटा? यस, लर्न हुआ क्या? समझ में तो आना ही है, लर्न भी हो रहा है मेरे साथ साथ। तो आज के आज 2 बार एवरी वन ऑफ यू 2 बार मेरे को लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने भेजेंगे, गाइस होमवर्क सीरियसली करो यार, ठीक है। अदरवाइज पढ़ाने का टेक्निक टोटली चेंज कर दूंगी, आपको नोट्स वगैरह नहीं देना मैंने, फिर बोलना मत, ठीक है। पढ़ाने का टेक्निक चेंज हो जाएगा। मैथमेटिक्स में चेंज हो गया बिकॉज वो बच्चे होमवर्क नहीं करके दे रहे थे। तो आप भी सोच लो, आपके पास 1-2 दिन है, अदरवाइज मैं ब्लैंक करके दूंगी, फिर आपको लिखना पड़ेगा। नोट्स आधी अधूरी दूंगी, आपको नोट्स पहले दे दूंगी बट थोड़े कुछ पार्ट्स मिसिंग करूंगी, फिर आपको लेक्चर्स के दौरान बैठ के मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट। आधी नोट दूं, 70% दूं, 30% ब्लैंक दूं या 100% दूं? 100% दूं? बोलो जी। गाइस होमवर्क चाहिए ना यार, क्लासेस लगा रहे हो, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे एफर्ट्स ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो, आई अग्रीड पढ़ रहे हो रे, मुझे भी पता है आप पढ़ रहे हो, आपके रिस्पॉन्स देख के समझता है कि एकदम तोड़ पढ़ाई चालू है, लेकिन वो जो टॉप लेवल की है ना, वो टॉप लेवल नहीं हो रही है, वहां कमी है। मतलब इतना पढ़ के अगर 100 नहीं आया तो क्या मजा आया? समझ रहे हो? वो 100 लाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप खुद घर पे प्रैक्टिस करो, अदरवाइज मैंने नोट्स आधी देनी, यू डिसाइड, ठीक है। 100% दो तो फिर होमवर्क आ जाएगा, कल सुबह तक होमवर्क आ जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस, ठीक है, ओके, चलो तो मिलते हैं। बस अब एक लास्ट टॉपिक, एक लास्ट लेक्चर और आपका ये चैप्टर खत्म। आज की डे क्या है? मंडे नहीं, संडे आपकी टेस्ट है गाइस। टुडे इज थर्सडे, यू हैव फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी मॉर्निंग में टेस्ट है। मैं आपको टाइम बता दूंगी। संडे बी प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स टेस्ट, ऑलराइट। जो बच्चा है लेक्चर ऑफलाइन देख रहे बेटा, आप भी प्रिपेयर्ड हो गए, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है। ये एक टॉपिक छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स आप लिख के लर्न करना शुरू करो। संडे प्रॉपरली टेस्ट दो, ठीक है। 2 दिन बाद टेस्ट दो, ठीक है। ओके, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय।